हेलो नमस्ते, दिस इज़ शिवान शर्मा। आज से हम अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा चैप्टर है जो हमारा कानून से रिलेटेड है, तो हमें थोड़ा सा लॉ के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको लॉ टीच नहीं करूँगा यहाँ पे, बट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल बी फीलिंग कि हम अकाउंटिंग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज अकाउंटिंग, अगर आपको लगना है कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको लेक्चर 2 तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जनरल एंट्रीज मेरी लेक्चर 2 में आएंगी। बट अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा लेक्चर 1 में, तो आई डोंट थिंक कि आपको एंट्रीज समझ में आएंगी। यू विल बी एबल टू लर्न देम वेरी इजीली, बट अगर क्वेश्चन जरा सा भी घूमता है या फिर क्वेश्चन कुछ नया ट्राई करने के लिए बोलता है आपको, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेक योर माइंड अप इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स। अभी यहाँ पे मैंने क्या है आपके लिए 12 नोट्स में इस चैप्टर को तोड़ा है। जो आपके नोट 4, 5, 6 ये नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स के आसपास आएंगे। यहाँ पे हम 3 नोट पहले के कवर करेंगे। तो नोट 1 में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट पूरा अगर आप लेक्चर देखिए तो इट विल बी वेरी इजी कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर की सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे ऑफ कोर्स, बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अलग से लेक्चर भी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे हर वैरायटी के। एंड जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन कितना भी क्वालिटी का आ जाए, विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कानून के बारे में सीखते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में 2 कानून हुआ करते थे, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये दोनों कानून जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ऑफकोर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको सब कुछ बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना क्या कैसे है, कैसे वो लीगल होता है, कैसे वो इलीगल है, कौन कौन के उसके अंदर पार्टीज होती हैं। तो 1872 में एक कॉन्ट्रैक्ट आया, बट 1881 में नया एक्ट बना दिया गया जिसके तहत हमें अगर किसी लेन देन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया। मैं आपको पूरा लॉ तो नहीं बता सकता हूँ, बट यस इससे रिलेटेड कुछ हमने पॉइंट्स अलग से निकाल लिए हैं, जो कि अगर आप सिर्फ सुन भी लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी कि आप चैप्टर को ग्रैब कर पाएँ। देखो, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि कोई भी अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ही हैज़ टू ऐड सम अदर पार्टी टू दी एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट करेंगे, ये इसको कुछ किसी चीज़ का ऑफर देगा एंड सामने वाला बंदा उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कह देंगे, एंड अब इसको कोर्ट में भी हम ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंडीशंस होती है, सिर्फ यही नहीं होती। हमें तो सिंपल अपने लेवल का सीखना है, तो देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। अगर सीपीटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो लॉ भी पढ़ रहे होंगे साथ में, तो दे विल नो कि हम क्या चीज़ बात कर रहे हैं। बट आई थिंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उनके नेक्स्ट लेवल पे आएगा। सीए के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, या फिर सीएमए और सीएस के स्टूडेंट्स, वो सेकंड लेवल पे आएगा। बट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उनको वहाँ पता होगा। बट जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे चैप्टर बहुत ईजिली माइंड में सेट हो जाएगा। उनमें से एक है कि मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। यू कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद योर सेल्फ। वन पार्टी हैज़ टू गिव द ऑफर एंड द अदर पार्टी हैज़ टू एक्सेप्ट द ऑफर। इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आगे जब चैप्टर समझेंगे तो आप अपने आप ग्रैब कर लेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी। अच्छा, जो सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है वो फ्रीली अपनी एक्सेप्टेंस दे। ऐसा नहीं है कि आपने उसके सिर पे बंदूक रखी हुई है, आप उसको कह रहे हैं कि अपना घर मुझे बेच दे। यू कांट डू दैट। अगर यहाँ पे जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे या फिर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे या प्रॉमिसरी नोट पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लेन देन हो रहा होगा। तो दोनों पार्टीज अग्री करनी चाहिए, सब दोनों की इच्छाएं जो है वो मिलनी चाहिए, और दोनों फ्री हों अपनी इच्छा देने के लिए। ऐसा नहीं है यू आर फोर्सिंग समवन टू बेसिकली पे थ्रू ओनली वन मोड। अगर वो कैश में पे करना चाहता है तो उसको कैश में पे करने दीजिए। यू कांट फोर्स दैट पर्सन कि नहीं आप इसी से पे कीजिए। और म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ऑफ कोर्स दोनों एग्री कर रहे हैं तो म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए। एक ही पार्टी का एग्रीमेंट नहीं चलेगा, दोनों को एग्री करना चाहिए। और एग्री करने के बाद जो वो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो आया। अब पहले नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो कि लीगली, जिस पे हम लीगल कोई भी चीज़ लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। जैसे कि हमारे स्टैम्प पेपर्स हैं। स्टैम्प पेपर पे ये 50 रुपये 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, तहसील से मिलता है हमारी। और उस पर हम कुछ भी लिखते हैं, नीचे साइन करते हैं, तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या फिर अब उसे हम लीगली एनफोर्स करा सकते हैं। सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी क्या होते हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि
पेपर पे लिखे गए हैं, किन्हीं पार्टीज ने उन पे साइन करा हुआ है। धीरे धीरे चलेंगे कौन वो पार्टीज हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है। बट ऑल यू नीड टू नो, द इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली हैविंग सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट, एंड किसी के सिग्नेचर है, पार्टीज के नाम है, उस पर अमाउंट है, कब पेमेंट होनी है, वो सब लिखा हुआ है, डेट वगैरह मेंशन्ड है, स्टैम्प होंगी उस पर। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये नेगोशिएट हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर मुझे किसी से ये डॉक्यूमेंट मिला है तो मैं उसे आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर हम स्टैम्प पेपर की बात करें तो जब हम स्टैम्प पेपर पे कुछ चीज़ लिखवाते हैं तो हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते आगे। अगर यहाँ पे मुझे किसी से पेमेंट मिली है, ईजिएस्ट एग्जांपल इज आर चेक। चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो अगर मुझे चेक किसी से मिला है तो मैं उसे आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ। आई एम बेसिकली नेगोशिएटिंग थ्रू दिस पेपर, through this instrument, that I am selling you something and you are going to pay me through this document. Negotiation मतलब ट्रांसफरेबल, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पैसे का इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा करेंसी नोट होता है, करेंसी नोट भी एक नेगोशिएबल का टाइप होता है। प्रॉमिसरी नोट होता है बेसिकली, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं उस बंदे के साथ कि आप मुझे कुछ सामान बेचिए एंड मैं आपको करेंसी का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट अब आपको दूंगा। तो दिस इज ऑल्सो नेगोशिएशन ना। तो नेगोशिएशन मीन्स कि आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखें तो ये कानून उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें बोलता है। यहाँ पे हमें 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। एक तो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक है प्रॉमिसरी नोट एंड एक है अकोमोडेशन बिल। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हमारा चेक निकल के आता है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एक हमारा बैंक से डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये भी बेसिकली हमारा क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो ये कुछ हमने कंक्लूजन्स निकाले इन कानून से। इसके अलावा इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है अकाउंटिंग सीखने के लिए। ठीक है, आगे अगर हम चलें, बुक्स में लीगल डेफिनेशन लिखी जाती है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई एम गिविंग अ सिंपल डेफिनेशन कि बेसिकली दो पार्टीज जब लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं अपने उधार को सेटल करने के लिए, तो उन पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पेपर पे लिखा जाता है, साइन होता है, वो जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो पार्टीज़ हैं मेरे पास, ए एंड बी। इसने इसको कुछ सामान सेल करा, इसने इसके बदले इसे एक अश्योरिटी दी कि आई विल पे योर अमाउंट। अगर देखो वो कैश में इमीडिएटली पे कर देता है तो ये कैश बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसमें तो इमीडिएट पेमेंट हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्ट, सामान सेल हुआ एंड उसकी सेटलमेंट भी साथ के साथ हो गई। लेकिन अगर किसी ने किसी को सामान सेल करा है एंड उसका पैसा हो सकता है वो कुछ टाइम बाद दे, 4 दिन बाद दे, 5 दिन बाद दे, 3 मंथ्स के बाद दे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है कि आप एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, यानी उस पीरियड के बाद वो बंदा पैसा पे करने के लिए लायबल हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम अपने इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। वी बेसिकली राइट डाउन एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि जब हम बिजनेस में जाते हैं तो सिर्फ हम किसी की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। वी हैव टू लीगली बाउंड दैट पर्सन, सो वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम उसको बाउंड कर सकते हैं, उस पर साइन करते हैं। ऑफकोर्स एक तो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, जो बिल वगैरह बनेंगे वो सब, एंड जो ये पेमेंट का जो आर्म है नीचे वाला, यहाँ से तो मेरे गुड्स जा रहे होंगे, एंड अगर पेमेंट का जो मेरा आर्म है, इस केस में क्या होगा कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे कि ये बंदा इसको एक तरह से 10 रुपए का नोट देने की बजाय ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे वो उसको एश्योर कर पा रहा है कि आपकी पेमेंट अब हम 100% पे कर देंगे। ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाई है। देर इज़ वन पर्सन कॉल्ड सप्लायर एंड द अदर पर्सन इज बेसिकली द डेटर हु इज़ द कस्टमर। देखो बुक्स में क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज आएंगे, अभी ड्रॉर, ड्रॉई और एंट्रीज जो हैं वो आपको इनके बेसिस पे कराई गई है, इनके नाम से। अल्टीमेटली वो सिखाते ऐसे हैं, एंड जब आप एंट्रीज करते हैं तो आपके ड्रॉर ड्रॉई नाम में रहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी पार्टीज आएंगी अभी तो मैं आपको यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर के नाम से सिखाऊंगा। तो दिस चैप्टर अगर आप मेरे साथ क्रेडिटर और डेटर की टोन में सीखेंगे तो आपके लिए ये मोस्ट ईजिएस्ट हो जाएगा। एंड ये चीज़ जो है ये मैं अपने आप सिखाता हूँ कि
यहाँ पे मार्केट में कोई नहीं ऐसे डेटर क्रेडिटर से सिखाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम एंट्रीज डालेंगे तो पार्टी का नाम लिखना है ना, तो बेसिकली क्वेश्चन में एंट्रीज तो हो ही जाएंगी क्योंकि पार्टी का नाम है। अब उसे हम चाहे डेटर बोले चाहे हम उसे ड्रॉ ही बोले, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रीज तो आपकी 101% करेक्ट होंगी। ऑफकोर्स जब आपका वाइवा का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें ही पता होनी चाहिए, इसलिए हम नोट 2 में इनके नाम भी पढ़ेंगे। बट जब हम एंट्रीज करेंगे तो जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग की जिससे ईजिली अंडरस्टैंड हो सके, एंड अगर कंपटीशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ईजिली हम एंट्रीज पास कर पाए, उसके लिए हम डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैं एक्सक्लूसिवली मैं ही सिखा रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ आपको नहीं लगेगी। हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो किसी टीचर से, तो यहाँ पे नहीं लगेगी, बट मेरे ख्याल से आपको 2 मिनट या 3 मिनट में आप इससे इतना ईजी समझेंगे कि आप इसी के थ्रू फिर चलना चाहेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने आपको देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बताया है जहाँ पे क्रेडिटर ने चावल सेल करे हैं 100 किलो पर केजी के हिसाब से, 5 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बड़ी कंपनी थी, लेट्स से आईटीसी, वो आपके राइस के चिप्स बना के बेच रही है, तो उसने 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करा आईटीसी ने। किससे? एक लोकल सप्लायर से। उस लोकल सप्लायर ने आईटीसी को 5 करोड़ का सामान बेच दिया। अब आईटीसी जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके पास कहने को तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं है उसके लिए, लेकिन उसने क्या करा, एक क्रेडिट सिस्टम पे उसको 3 मंथ के लिए कहा कि आप 3 मंथ बाद हमसे पैसे ले लीजिएगा, हमारी अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। या फिर नॉर्मल जो बिजनेसेस में होते हैं उसमें क्रेडिट सिस्टम ही फॉलो होता है, इमीडिएट इतना सारा पैसा कोई नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए इसने क्या करा, उससे बोला कि सर कुछ कीजिए जिससे कि अभी ना पेमेंट दे के मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दूँ। तो 3 महीने बाद 5 करोड़ जाने तो है ही, बट उस 5 करोड़ को सेटल करने के लिए वी कैन बेसिकली क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि ये चीज़ है क्या। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, जो सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि ये जो नीचे वाला आर्म था पेमेंट का, उसके लिए बन रहा है। ये बनेगा कब? जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके आसपास ही बनेगा, यानी जिस दिन राइस सेल हुई उसके आसपास ही ये बन जाएगा। बट इस कॉन्ट्रैक्ट से हो क्या रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट से 3 महीने बाद जो पेमेंट आनी है वो पेमेंट अब क्या हो गई, लीगली बाउंड हो गई, यानी अब सामने वाले बंदे को पे करना ही पड़ेगा। तो दे आर बेसिकली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब अगर मैंने किसी से पैसा लेना है तो मैं उसे या तो ऑर्डर दे सकता हूँ, या सामने वाले बंदे को अगर मुझे पे करना है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है एंड वो हमें प्रॉमिस कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों की तरफ से बन सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इसकी तरफ से बन रहा है तो बेसिकली ये उसे बोलेगा कि चल मेरा पैसा दे, एंड ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो ये बोलेगा चल अपना पैसा ले। तो दे ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर ये बंदा इसको बोल रहा है कि आप मेरा पैसा दीजिए तो गिव मी माई मनी, दिस इज बेसिकली एन ऑर्डर। एंड अगर ये बंदा बोल रहा है टेक योर मनी, ओके, सो ये पहला इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा अलग कर लें एंड फिर से समझें, वो पार्टीज जो बची पार्टीज थी वो बाद में आएंगी, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे समझे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने ऊपर का है, बस थोड़ा सा उसको ईजी कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, छोटा कर दिया कि यहाँ पे राइस सेल हुई एंड पैसा पे होना है। या तो पैसा इंस्टेंटली पे हो सकता है, इंस्टेंटली पे हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद तो उसे बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल मोड्स है, जिनमें से एक मोड है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दें, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दें जिससे कि हम उसे बाउंड कर पाएँ फ्यूचर में पे करने से। अब हमारी 3 इवेंट आए हैं, हमने एक ये टाइमलाइन बनाई है। टाइमलाइन से हमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इवेंट कैसे कैसे हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स पे हमें एंट्रीज कैसे कैसे डालनी है। तो ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन तो मेरा एक तो गुड्स का सेल और परचेज हुआ, दोनों एंट्री दोनों बंदों के लिए अगर सोचे तो एक ने सेल करी है दूसरे ने परचेज करी है। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन डेट के आसपास मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बना, एंड उस प्रॉमिसरी नोट को हमें पेकअप कराना है कुछ टाइम बाद, उसे बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट इज बेसिकली द डेट ऑन विच योर अमाउंट विल बी पेड, इट विल बी ड्यू फॉर पेमेंट, तो इसे बोलते हैं ड्यू डेट। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं नोट 3 दिखाऊंगा आपको, बट वो अभी थोड़ा टाइम है उसे आने में, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं अलग से। तो राइट नाउ आई एम बेसिकली टेलिंग यू दैट देयर आर 3 इवेंट्स। वन इवेंट इज ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन एंट्री डलेगी। एक इवेंट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनने का और उसे एक्सेप्ट होने का टाइम, एंड तीसरा है हमारा ड्यू डेट का टाइम। तो ये 3 हमारे इवेंट हैं, इसके बीच में भी ऑफ कोर्स आएगा। ये हमारा जो टाइम है दिस इज बेसिकली हमारा क्रेडिट पीरियड जो उसने अलाउ करा है हमें।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ग्रेस भी डालते हैं। ऑफ कोर्स वो ड्यू डेट निकालते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए 3 मंथ्स का अगर उसने हमें टाइम पीरियड अलाउ करा है, तो मान लीजिए हमने उसे 3 दिन और दे दिए कि जस्ट टेक 3 डेज एक्स्ट्रा। इसके रूल्स हैं, ये हर केस में अलाउड नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना है, ये हमारे नोट 3 में आएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना सीखा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम समझें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कैसा, तो सबसे पहले ये डिफरेंस देखिए, आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने आपको भी ऊपर बताया, ये वही है कि चल मेरा पैसा दे, ये बोल रहा है चल अपना पैसा ले। इट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर, whereas this is basically a promise मतलब undertaking, he is undertaking the liability, yes I will pay you after 3 months। ओके, एक तो ये बात हुई। यहाँ पे ऑर्डर है कि सप्लायर का कस्टमर के लिए मेरा पैसा दे। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि मैं क्रेडिटर और डेटर के बेसिस पे आपको समझाऊंगा, नॉट ड्रॉ और ड्रॉई। वो इतना नाम कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि एंट्री डालते वक्त हम डर जाते हैं, तो इससे ईजी रहेगा कि जो सप्लायर है वो बोल रहा है कि मेरा पैसा दे, किसको बोल रहा है? कस्टमर को। सेम यहाँ पे ये बंदा कस्टमर बोल रहा है बेसिकली किसको? सप्लायर को, कि आप अपना पैसा लीजिए। अब मैं देखो आपको बताता हूँ कि पार्टीज इसमें कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले जो बिल है, ये कौन से दिन बनेगा? जो हमने सेकंड इवेंट मैंने आपको टाइमलाइन पे बताया था, मैं अब आपको ये समझा रहा हूँ दिस, कि ये कौन सा इवेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ए ने सामान तो सेल कर दिया, सामान सेल करने के साथ साथ वो उसको एक बिल बना के भी भेज देगा। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये नॉट इनवॉइस वो वाला बिल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बना के भेज देगा कि देखो आपको इतना इतना इतने इतने टाइम पे पे करना है। ये कैसे बनता है, ऊपर वो बॉक्सेस में मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है कैसे वो समझाऊंगा अभी। बट अभी क्या है, इस बंदे ने बना के क्या भेज दिया? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो हु इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट? दिस पर्सन, दिस इज माई सप्लायर। सप्लायर ने सामान भी सेल करा एंड गुड्स के साथ साथ उसके आसपास ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना के भेज दिया। गुड्स तो बेसिकली ट्रांजैक्शन डेट पे बिक चुका होगा, जो मैंने आपको एक इवेंट बताया था। ये अब बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है उसके लिए। ये उस दिन भी बन सकता है साथ साथ, और अलग टाइम पे 2-3 दिन बाद भी हम बना के भेज सकते हैं। सामने वाला बंदा इसे एक्सेप्ट करेगा। देखो एक्सेप्टेंस जरूरी है, मैंने आपको रीजन बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। अब आप कहोगे बाउंड क्यों नहीं कर सकते, हमने तो सामान बेच दिया उसे। द रीजन बीइंग कि हो सकता है वो हमें कैश में पे करना चाहता हो, तो वी कैन नॉट बाउंड दैट पर्सन कि आप इसी कॉन्ट्रैक्ट से पे करो। ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम पूरा पैसा बिल ऑफ एक्सचेंज से पे करें, कुछ कुछ डाउन पेमेंट देना चाहता है, क्योंकि उसे ये है कि मैं उस समय तक पैसा पे नहीं कर पाऊंगा, अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल पाऊंगा, हो सकता है मेरे टैक्सेस के इश्यूज आ जाए, तो आप आज ही पैसा ले लीजिए। तो आप कैश में पे कर लीजिए थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा आप चेक से ले लीजिएगा या किसी और तरीके से। चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप उसे बाउंड नहीं कर सकते, द पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट। ठीक है, आप ये बंदा सामने से लिख के भेज दिया 2 महीने बाद, ये बोल रहा है सामने से नहीं सर 3 महीने की बात हुई थी, तो एक्सेप्टेंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो 2 महीने के लिए एग्री कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट बनेगा। देयरफॉर मैंने आपको एक चीज बताई कि इंस्ट्रूमेंट बनने से मैटर नहीं करता, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। देयरफॉर जो सेकंड इवेंट मेरा आएगा, वो सेकंड इवेंट क्या है? दिस इज द इवेंट ऑन एक्सेप्टेंस डेट, जब सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट करके भेज देगा। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है सप्लायर, इसे बोलते हैं हम ड्रॉर। ही इज ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट। द अदर पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई, जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। एंड उसको हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। और जिस दिन एक्सेप्टेंस हुई उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि आप उसे लीगली बाउंड तब तक नहीं करा पाएंगे जब तक वो बंदा अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देगा। सिर्फ एक बंदे की बात से कुछ नहीं होगा, दोनों पर्सन म्यूचुअली एग्री करने चाहिए। देयरफॉर एंट्रीज जो हमारी डलेंगी वो उस दिन डलेगी जिस दिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री किस दिन डलती है? ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, पार्टीज कौन कौन सी पढ़ी हमने? पहले तो ड्रॉर एंड ड्रॉई। ठीक है, यानी ड्रॉर बोल रहा है चल मेरा पैसा दे, वो बोल रहा है हाँ मैं आपका पैसा दूंगा। तो बिल घूम के आया किसके पास? बिल घूम के सप्लायर के पास ही आया, अभी बिल उसी के पास है। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद वो उसको फिर से लेके जाएगा किसके पास? हमारे कस्टमर के पास, एंड कहेगा आप मेरी पेमेंट कर दे। ये अलग बात है कि बेसिकली एक ऑर्डर है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, तो वो खुद उठ के आएगा। बट किस केस में आएगा, किस केस में नहीं आएगा, वो आगे और थोड़ा सा समझाना है। इतना याद रखना कि एक बंदे ने बिल भेजा, दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट करके भेज दिया, एंड अभी बिल किसके पास घूम के आ गया? दोबारा से सप्लायर के पास ही आ गया। तो जो कस्टमर है उसके पास हमारे गुड्स हैं,
एंड जो हमारा सप्लायर है उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज उसे 3 महीने तक अश्योरिटी देता रहेगा कि आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, एंड वो बंदा उसको गुड्स को एंजॉय करता रहेगा, वो 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। देखो ये है ऊपर वाला हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ये है प्रॉमिसरी नोट। बनता कैसे है, ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है यहाँ पे, बनाता कौन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए बेसिकली ड्रॉर है हमारा। तो ए इज द पर्सन हु इज द सप्लायर, बी इज द पर्सन हु इज द कस्टमर ऑन विच द बिल हैज बीन ड्रॉन, तो इसे ड्रॉई बोलते हैं। दिस इज ड्रॉर एंड दिस इज ड्रॉई। ठीक है, ये गुड्स भी सेल कर रहा है, बिल भी भेज रहा है एंड ये उसे एक्सेप्ट करके भेज रहा है। ठीक है, तो बिल बनता किसके नाम पे, इसके नाम पे। बनाता कौन है, ये बंदा। तो देखो सिग्नेचर किसके नाम से होंगे, जो बना रहा है, तो सिग्नेचर करके इसने ये चिट्ठी उसके पास भेज दी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज द पर्सन हु साइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉर। ये क्वेश्चन थ्योरी में वाइवा में पूछ लेते हैं। इसके बाद उसने लिखा होगा 5 करोड़ रुपए की अमाउंट, दिल्ली में ये बंदा रहता है जो आपका ड्रॉर है, उसने अपने स्टैंप लगाया, डेट लिखा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन बिल बना। ठीक है, मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन आपने सामान खरीदा था इनसे 31/12/2016 को, तो अगले दिन ही उसने बिल बना दिया। तो बिल की डेट होती है जिस दिन बिल बनता है। ये कौन डाल रहा है, ड्रॉर आपका जो सप्लायर है। 3 months आफ्टर द डेट, इस डेट के 3 महीने बाद आपको पे करना है मुझे, मिस्टर ए को। ये खुद को पे करने के लिए बोल रहा है। दी सम ऑफ 5 करोड़ रुपीज। ये ऑर्डर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्डर है बेसिकली। तो मेरे ऑर्डर पे आप मुझे 5 करोड़ रुपए पे किया करेंगे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब है बेसिकली जो मैंने गुड्स की वैल्यू आपको दी, यानी जो गुड्स आपने रिसीव करे हैं उसकी जितनी वैल्यू है जो कि है 5 करोड़, इतनी अमाउंट आप मुझे 3 months आफ्टर द डेट, 3 महीने बाद डेट के पे करेंगे। ठीक है, और ये किसको भेज रहा है, मिस्टर बी को, जो हमारे कस्टमर हैं, मुंबई में रहता है। मिस्टर बी अब यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के साइन करके नीचे, और इसे वापस भेज दें किसके पास, सप्लायर के पास। तो हु इज राइट नाउ द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दी सप्लायर। वो अभी होल्ड कर रहा है क्योंकि घूम के उसके पास वापस आ चुका है। सेम प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि यहाँ पे मेकर जो है वो साइन करके देता है नीचे कि आई एम बेसिकली गिविंग यू अ प्रॉमिस कि 3 months आफ्टर दिस बिल डेट आई विल पे यू द अमाउंट। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पे नया आता है मेरा जो होता है पेई। पेई इज बेसिकली अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली गोइंग टू गेट पेड। दोनों ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अल्टीमेटली पैसा जिसे मिलेगा वो हमारा पेई होगा। नॉर्मल केस देखें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पैसा मिलता किसे है, पैसा मिलता है ड्रॉर को, जो हमारा पैसा, जो हमारा डॉक्यूमेंट बनाता है। पे कौन करता है, जो पे हमारा ड्रॉ ही होता है। तो पेयर वर्ड कुछ नहीं होता, पे इज बेसिकली अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली गोइंग टू गेट पेड। तो हम ये बोलते हैं कि हम उसे ड्रॉर क्यों बोल रहे हैं, पे ही क्यों ना बोल दे। द रीजन इज कि वर्ड जो है हमने यूज करा है नेगोशिएबल, मतलब ड्रॉर आगे किसी को पे करवाना चाहता हो तो ड्रॉर ने डॉक्यूमेंट तो बना दिया बट उसने अपने नाम की जगह किसी और का नाम दे दिया। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे मिस्टर ए ने खुद का नाम लिखा था, पे मिस्टर ए, और नीचे साइन भी खुद किए थे। बट यहाँ पे साइन मिस्टर ए के हैं जो कि खुद कहाँ के थे, दिल्ली के। उन्होंने ये बिल किसको भेजा, मिस्टर बी को, जो मुंबई के थे। मुंबई वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने, एक्सेप्टर तो एक ही होगा, बट इस बार पेमेंट ए की बजाय किसको हो रही है, मिस्टर के को। तो मिस्टर के इज बेसिकली द पेई, मिस्टर के इज बेसिकली द पेई, मिस्टर ए इज बेसिकली द ड्रॉर। क्या ड्रॉर और पे सेम हो सकता है, यस 90% केसेस में ये दोनों सेम ही होते हैं। बट अगर ड्रॉर किसी और को पे करवाना चाहता हो तो ही कैन वेरी वेल राइट हिज नेम इंस्टेड ऑफ हिज ओन नेम एंड दैट पर्सन विल नाउ बी द ड्रॉई। बट मिस्टर ए का नाम तो ड्रॉर में ही रहेगा क्योंकि साइन तो अल्टीमेटली उन्होंने ही करे हैं, ये बिल बनाया उन्होंने है। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या होती है कि जब हमें क्या कन्फ्यूजन होती है नॉर्मली कि ये गुड्स इसने सेल करे तो बिल इसने बना के भेजा होगा, नहीं, गुड्स के साथ साथ बिल इसी ने बना के भेजा, साइन इसी के है नीचे, बट इसने क्या करा है, बस उसे एक्सेप्ट करा है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में अगर जैसे गुड्स बना के भेज रहा है, इनकी कोई पहले से बात नहीं हुई क्रेडिट बेसिस की, इसने से कॉल करा कि सर क्या कहते हैं, प्लीज़ मेरे पास पैसा नहीं है इस वक्त, क्या मैं आपको 3 months बाद पे कर दूँ। तो इसने कहा कि सर
आप कैसे प्रूव करोगे आप पे करोगे? तो उसने कहा सर मैं आपको प्रॉमिसरी नोट बना के दे देता हूँ। तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो बनाता है कस्टमर, इसे बोला जाता है मेकर। इसीलिए प्रॉमिसरी नोट में साइन जो करता है वो मेकर करता है, ठीक है। तो वो तो हो गया मेकर, लेकिन पेई कौन होगा? पेई अल्टीमेटली पेई वो बंदा है जिसे पैसा मिलना है। तो यहाँ पे जो दो पार्टीज आती है प्रॉमिसरी नोट में, एक तो होता है मेकर जो कि हमारा कस्टमर हो सकता है या कस्टमर के अलावा कोई हो सकता है, जैसे कि उसका फादर। तो देखो प्रॉमिसरी नोट में क्या हुआ कि ए ने बी को सामान तो बेच दिया, बट बी के पास पैसा ही नहीं है। अब ए ने उससे सामान वापस मांगा, तो बी के फादर आ गए जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था। उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करो, मेरे से प्रॉमिसरी नोट ले लो कि मैं अपने बेटे की पेमेंट आपको दे दूंगा। तो दिस इज द रीजन प्रॉमिसरी नोट एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा पैसा मांगे ही, यू कैन ऑल्सो मेक द प्रॉमिस ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्डर इट इज नाउ अ प्रॉमिस। हु इज नाउ मेकिंग द प्रॉमिसरी नोट? बीज फादर। तो नीचे साइन कौन करेंगे? बी के फादर। किसके नाम पे? ए के नाम पे। तो ए कौन हो गया यहाँ पे? पेई। अगर ए ने कहा मुझे पे ना करके किसी और को पे कर दो, तो वो बंदा पेई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेकर और मेकी कुछ नहीं होता, यहाँ पे मेकर और पेई होता है। तो अगर ए ने बोला मुझे ना पे करे, किसी और का नाम लिखवा दिया उसने, तो वो डायरेक्टली पे। तो प्रॉमिसरी नोट में तो मेकर और जो होता है वो साइन करता है, सामने वाली पार्टी को पे ही बोलते हैं। बट यहाँ पे ड्रॉई वर्ड इसलिए बोलते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट कौन कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि आगे जब हम बिल किसी को नेगोशिएट करेंगे तो हमें ओरिजिनल पार्टीज का नाम पता होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट में अल्टीमेटली मेकर का नाम तो लिखा ही है, साइन तो वो ही कर रहा है। तो किसको पे कर रहे हैं वो हम उसको पे ही बोल देते हैं, जरूरी नहीं है उसको ड्रॉ या ड्रॉई बोले। प्रॉमिसरी नोट का एक बार फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे मेकर ने साइन करे हैं, स्टैंप भी मेकर की ही होगी, ये मुंबई में होगा। इसने सेंड करा है प्रॉमिसरी नोट किसको? मिस्टर ए को, जो कि दिल्ली में है। एंड दिस टाइम ही विल बी कॉल्ड पेई। ओके। एंड यहाँ पे लिखा है 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए। डेट यहाँ पे डाल देते हैं। और ऑर्डर अ सम ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। मिस्टर ए या फिर जो उनका ऑर्डर है, मिस्टर ए ने अगर मुझे पैसे पे करने के लिए कहा है तो मैं उनके ऑर्डर पे, या फिर उन्होंने किसी और को पे करने के लिए कहा है, तो उस बंदे को मैं 5 करोड़ रुपीज़ फॉर द वैल्यू रिसीव, मतलब गुड्स की जो वैल्यू है 5 करोड़ रुपीज़, उसके अगेंस्ट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। या अगर बी नहीं है तो बी के अगर फादर ने प्रॉमिस किया है तो यहाँ पे बीस फादर साइन करेंगे। और दूसरी बात है स्टैम्प भी बी के फादर की ही लगेगी। ओके। तो इट इज़ अ प्रॉमिस ऑफ मिस्टर बी टू मिस्टर ए टू पे certain sum of money after a certain period of time. That's it. अब हम समरी देखते हैं कि बेसिकली प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है पूरी पार्टी सहित। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर वेयर दिस इज अ प्रॉमिस। एक बार बता दूं, ये अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल प्रॉमिस होते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। दैट मीन्स मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि कल को अगर बारिश होगी तो आई विल पे, या फिर अगर आपने मुझे सिर्फ ऐसी क्वालिटी के राइस बेचे जो मुझे पसंद है तो मैं तभी पे करूँगा। अब आपको बाद में पसंद नहीं आया और आपने पैसे पे करने से मना कर दिया, तो यू कांट पुट एनी कंडीशन, इट इज़ अनकंडीशनल। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा। अगर आपने गुड्स सेल करे हैं तो आपको पेमेंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो ये पेमेंट विदाउट एनी कंडीशन की ड्यू डेट पे क्या होगा उसके होगी। तो अगर ड्यू डेट पे पेमेंट ड्यू हुई है तो ये पेमेंट होगी ही होगी। आप ये चेक नहीं करेंगे कि उस मोमेंट पे कुछ होगा तो पे करेंगे। यू डोंट वांट टू पुट एनी कंडीशन इनटू इट। सो विच इज़ वाई अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन पढ़े तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन बाय द ड्रॉर ऑन द नेम ऑफ ड्रॉई to pay a certain sum of money for the good value received after a certain period of time, signed by the drawer एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे बनाता कौन है? ड्रॉर, वो साइन करता है, वेयर एज यहाँ पे मेकर साइन करता है। यहाँ पे पार्टी जिसके नाम पे होता है उसे ड्रॉई बोलते हैं, वेयर हेयर द पार्टी इज नोन एज पेई। बट पेई यहाँ पे भी हो सकता है। इन दैट केस पेई डिफरेंट है तो उसे पेई बोलेंगे, अदरवाइज उसे ड्रॉर ही बोलेंगे। एंड ड्रॉर और पेई सेम भी हो सकते हैं जब ड्रॉर को ही पे हो रहा है, जो मेजॉरिटी केसेस में होता ही है, ठीक है।
यहाँ पे जो पेई है अगर थर्ड पर्सन है तो उसका नाम ऊपर तो होगा ही, बट साइन नीचे ड्रॉर के ही होंगे, क्योंकि मेकर तो वो तब भी रहेगा ही, भले उसे पैसा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। तो अब नोट 2 चेक करते हैं हमारा कि पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हमने ये पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिए हमने कि ये होते क्या है। अदर पार्टीज में हमारे ये जो पॉइंट्स आएंगे ये हम आगे के नोट्स के साथ ही कवर कर पाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट इन योर कोर्स। यहाँ पे जस्ट याद रखो कि होल्डर कौन होता है, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू स्टडी हियर। होल्डर बेसिकली कौन है, जिसके हाथ में बिल है, मतलब अगर ड्रॉर खुद मेचोरिटी पे लेके जाता है तो वो है, अगर उसने किसी और को दे दिया तो वो दूसरा बंदा है, मतलब पेई जो हमारा है। इस पेई में बहुत सारे हो सकते हैं, अगर उसने ये चेक जाके बैंक को दे दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया तो बैंक होल्डर हो सकता है। ये होल्डर वाला केस जो है ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ गया आगे चल के। इंटरमीडियरी मतलब बैंक, बैंक ये सब आएगा अभी डिस्काउंटिंग नोट 4 इन सब में आएगा, तो बट ये लिख लीजिए जिससे कि एटलीस्ट अगर फ्यूचर में आए तो अगर मैं इन टर्म्स का डिस्कशन करूँ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यस ये दे वर एग्जिस्टिंग। और ये जो नोट है हमारा पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे एक जगह पे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमें पता है, कैन ड्रॉर एंड पे बी सेम, यस दे मे बी सेम, इनफैक्ट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस दे आर सेम। हमने 3 इवेंट पढ़े हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन डेट, एक्सेप्टेंस डेट एंड आपका मेच्योरिटी। इसके बीच में आप कुछ केसेस आएंगे, वो केसेस हम पढ़ेंगे, इनके लिए जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के साथ पढ़ेंगे। मैंने टोटल 12 नोट्स आपको बोले हैं, अभी हमने सिर्फ 2 नोट पढ़े हैं। थर्ड नोट पे आते हैं हमारे। थर्ड नोट बेसिकली कुछ नहीं है हमारा, इट इज़ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। जो हमारा थर्ड इवेंट है उसके बारे में ही ये बोल रहा है कि जो थर्ड इवेंट हमने थर्ड पॉइंट लिखा है सेटलमेंट ऑन द मेच्योरिटी, ये ड्यू डेट निकालते कैसे है। बट इसको निकालने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसी हिसाब से ड्यू डेट हमारी फिक्स करेंगे। तो देखो इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखते हैं, हम लिखते भी आ रहे हैं 3 months आफ्टर द डेट, ठीक है। तो 3 months आफ्टर डेट, तो ये इसमें ड्यू डेट कैलकुलेट होगी हमारी, ग्रेस पीरियड ऐड होगा। ग्रेस पीरियड के रूल्स ऑफ कोर्स नोट 3 में मैंने समझाना ही है यहाँ पे, बट वो जो डेट थी 1/1/2017, इससे आगे 3 months प्लस कुछ ग्रेस पीरियड करके हमारी ड्यू डेट आती है, इस दिन हमारी सेटलमेंट होगी। टाइम पीरियड दो तरह के, टाइम इंस्ट्रूमेंट दो तरह से सेटल हो सकता है, या तो आफ्टर डेट, ऊपर हम पढ़ ही रहे हैं। आफ्टर डेट मतलब बिल डेट से पीरियड काउंट करो। एंड आफ्टर साइट होता है बेसिकली जब बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेगा उस टाइम से आप उसे पीरियड को ऐड करना। मतलब मैंने बिल जो है वो 1/1/2017 को बनाया, मैंने सामान खरीदा था 31/12/2016 को, अगले दिन ही मैंने क्या बना दिया, अपना इंस्ट्रूमेंट बना के भेज दिया, उसे मिला 3 तारीख को और उसने उसी दिन उसे एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज बेसिकली एक्सेप्टेंस। इस एक्सेप्टेंस को हम ये बोलते हैं कि देखने के बाद जो साइन करा है, यानी आफ्टर सीइंग इट देयरफॉर आफ्टर साइट। इन दोनों केसेस में हम ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं, बिकॉज एक पीरियड हमने अलाउ करा है उसे, तो उस पीरियड के बाद जब हम वो सामान पैसा देने आएगा तो उसको कुछ टाइम अलाउ कर देंगे। प्लस डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली जब हम उससे पैसा मांगेंगे तब उसे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई ग्रेस ऐड नहीं होता है। डिमांड में बेसिकली जब हम मांगने जाएंगे, यानी ड्रॉर जब पैसे मांगने जाएगा या पेई जब पैसे मांगने जाएगा मेच्योरिटी पे, या मेच्योरिटी से पहले जब भी, तभी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब मेच्योरिटी इसमें डिफाइंड नहीं होती, जब भी आप चले गए वही मेच्योरिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेस ऐड नहीं होता, क्योंकि इस बंदा सामने खड़ा है आपके डोर पे और आप उसे बोले 3 दिन का टाइम और दे दे, तो इट इज़ नॉट अलाउड। वेयरएज इन दिस केस बंदा खुद उठ के जाता है, यानी ये इसको लेके नहीं जाएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स उसे रिमाइंडर तो भेजता ही रहेगा, बट ये खुद पेमेंट लेके आएगा, क्योंकि अब टाइम डिफाइंड है। और जब टाइम डिफाइंड है तो इसकी खुद की ड्यूटी थी कि ये उठ के क्यों नहीं आया पेमेंट देने ड्यू डेट पे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी वार्निंग जाती है अगर ड्यू डेट पे वो नहीं देता पैसा, और उसके बाद अल्टीमेटली हम उसे डिसऑनर बोल देते हैं। ऑनर करना किसी भी बिल को, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट वो वाला इनवॉइस वाला बिल। बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे पेमेंट सेटलमेंट की बात हो रही है जो मेच्योरिटी पे होगी। तो ऑनर मतलब पैसा पे कर देना, डिसऑनर मतलब पैसा पे नहीं करना है, या फिर वो पॉसिबल नहीं है उसको पे करना, क्योंकि वो बेचारा कंगाल हो गया, बैंक करप्ट हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद उठ के आएगा, तो इस केस में हम उसे ग्रेस अलाउ कर देते हैं कि चल तू शायद भूल गया होगा तो 3 दिन और ले ले। दिस इज बेसिकली वार्निंग पीरियड कि ओके टेक 3 डेज एक्स्ट्रा, और हम वो कर देंगे। ऑफ कोर्स 3 डेज में जनरल बोल रहा हूँ, यहाँ पे रूल्स हैं इसके, तो वो रूल्स हम पढ़ते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि देर इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड देर इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट में दो केसेस आते हैं, आफ्टर डेट एंड सेकेंड केस है आफ्टर साइट। इसमें आपको ग्रेस पीरियड ऐड करना है। यहाँ पे बिल डेट से, यानी जब ड्रॉर ने सप्लायर ने बना दिया, यहाँ पे सप्लायर स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए मेजॉरिटी केसेस यहीं पे मिलेंगे जहाँ सप्लायर बोल रहा है मुझे मतलब नहीं तूने कब एक्सेप्ट करा, मुझे तो तब से मतलब है जब मैंने बिल बना दिया। ठीक है, आप सामान लेके चले गए और आप कह रहे हो कि मैंने एक्सेप्ट करेंगे तब उससे काउंट करेंगे, तुम तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इससे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पे ही नहीं करना पड़ेगा फिर। लेकिन आफ्टर साइट तब होता है नॉर्मली कि जब सप्लाई लीनियंट होता है, ऑफ कोर्स वो दिल्ली में रह रहा है और दूसरा बंदा मुंबई में रह रहा है, तो पहुंचने में टाइम लगेगा, तो चलो तू 3 दिन 4 दिन ले ले अपने, और उसके बाद फिर तू अपने काउंट करने शुरू कर दियो। ठीक है, तो फिर ड्यू डेट में क्या होता है, यहाँ से कैलकुलेशन होती है आफ्टर साइट में। आफ्टर डेट में हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, एंड डिमांड में तो जब ये बंदा जाएगा तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो देयरफॉर कोई ग्रेस अलाउड नहीं होता, यही ड्यू डेट हो जाती है जब वो मांगने जाता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहाँ पे देना चाहूँगा उससे जाने से पहले। ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि देखो, इंस्ट्रूमेंट जो मैंने ऊपर बताए टाइम बेसिस और वो सब, वो तो ठीक है। डिमांड वाले जो केस हैं उसमें हम दो केसेस ले सकते हैं, हमारे चेक्स एंड हमारे डिमांड डीडी। ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब बैंक के पास आप उठ के जाएंगे तभी बैंक आपको पेमेंट करेगा ना। यहाँ पे चेक और डीडी बेसिकली क्या है, जहाँ पे एक पार्टी तो बैंक है और एक पार्टी आप है। तो आप या तो बैंक को ऑर्डर दे रहे होते हैं या आप बैंक से ऑर्डर ले रहे होते हैं, अल्टीमेटली एक पार्टी बैंक होती है। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम स्टैंडर्डाइज नाम दे देते हैं, जो कि है चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो ऐसी पार्टी को क्या करना पड़ता है, खुद बैंक के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज अ बिग बॉडी विद सो मैनी कस्टमर्स, तो बैंक वोंट कम टू यू, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उनमें ग्रेस पीरियड नहीं होता। जब आप बैंक के पास जाएंगे बैंक को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप बैंक आपको ये नहीं बोल सकता 3 दिन बाद आना। द रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एंड डिमांड जब होगी तभी उसकी ड्यू डेट होगी, उसमें कोई ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा। इसलिए चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट में आपको कोई भी ग्रेस पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। द सेकेंड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, इसे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज है जनरल नॉलेज के लिए। प्रॉमिसरी नोट जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है, अब बेरर और ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इंस्ट्रूमेंट में भी अगेन दो तरह से जो मैंने बताने हैं, उसमें भी टाइप्स में और टाइप्स में आता है कि ऑर्डर और बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर मतलब जो उसका होल्डर है वो उसका मालिक है, जैसे कि हमारे करेंसी नोट्स में क्या होता है कि आप अगर उसको होल्ड कर रहे हैं तो आप उसके मालिक है, 10 रुपए की करेंसी आपकी है, 100 रुपये आपके हैं वो, लेकिन उस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर का नोट मेरे नाम से है या गवर्नमेंट ने सिर्फ मेरे नाम से छापा है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर में क्या होता है कि पार्टी का नाम लिखा होता है एंड वो पार्टी स्पेसिफिकली उसको क्लेम कर सकती है। तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे लिखा होता है टू बेरर। तो टू बेरर का मतलब होता है जिस पार्टी का नाम लिखा है वो आए, या इस पार्टी ने अपने किसी और पार्टी को भेजा, वो मान लीजिए सी बैंक के पास चेक लेके गया, तो वो सी को भी मिल जाएगा क्योंकि ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ही इज नाउ बेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट। ऑफ कोर्स बैंक केवाईसी नॉर्म्स अपने देखता है, वो अपने कस्टमर को चेक करता है क्या ये जेन्युइन पर्सन है नहीं, इसकी डिटेल चेक करता है एंड देन पेमेंट करेगा। अगर ये बेरर वर्ड कटा हुआ है, बेरर तो छपा हुआ ही होगा, लेकिन अगर ये वर्ड कटा हुआ है तो यानी ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिसके नाम पे पेमेंट ऑर्डर हुई है उसी को मिलेगा, यानी बिल जो लेके जाएगा उसको पेमेंट नहीं होगी। अगर बिल वही पार्टी लेके आई है तो उसी को पेमेंट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट। इसमें प्रॉमिसरी नोट की अगर बात करें, प्रॉमिसरी नोट हमने क्या समझा, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन। ठीक है, और ये किसको प्रॉमिस कर रहे होते हैं, मिस्टर ए को, मिस्टर बी प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये बी ने साइन कर दिया, ये प्रॉमिसरी नोट था। अब प्रॉमिसरी नोट अगर बेरर है तो इंडिया में बैंड है, द रीज़न बीइंग कि करेंसी का काम करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों, कभी अपनी करेंसी चेक करना, 10 रुपए का नोट चेक करो या 100 का नोट चेक करो, अगर आपके पास है भी तो उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे
समथिंग समथिंग एंड नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। वो गवर्नर आपकी सिटी का गवर्नर नहीं है, आपकी स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं वो नहीं है, ये आरबीआई का गवर्नर है। जैसे रघुराम राजन जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर थे, तो या फिर मनमोहन जी भी रह चुके हैं, तो वो गवर्नर्स थे। वो प्रॉमिस करते हैं आरबीआई के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कि आप जाके सामान खरीदो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो, एंड उसके बदले आप उस बंदे को पेमेंट कर दो इस नोट के हिसाब से, नोट से। अब ये नोट है क्या? दिस नोट इज नथिंग बट अ promissory note, therefore currency note is also a type of promissory note which is bearer in nature। मतलब जो उसे बेयर करेगा वही बंदा उसकी वैल्यू को एंजॉय कर पाएगा। तो अगर आप नोट आपके पास है तो आप काम करेंगे। दिस इज अ रीजन बेयरर इंस्ट्रूमेंट बैन है इंडिया में, क्योंकि हर बंदा फिर अपनी करेंसी छापना शुरू कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बतानी है कि यहाँ पे गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है किसको? जो बंदा होल्डर है। अब इसके पास 100 रुपए का नोट आ जाएगा, ये इसको बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे यू इन द इवेंट, अगर ये बंदा या आप, क्योंकि नेगोशिएबल है, तो अगर आगे इस नोट को कोई लेने से मना करता है तो आप ये नोट लेके हमारे पास आना, हम आपको पे करेंगे। सिर्फ इतने ही प्रॉमिस के बेसिस पे पूरी इंडिया या वर्ल्ड में कहीं और भी करेंसी नोट चलते हैं, बिकॉज गारंटी मिल रही है किससे? आप अपने, आपके जो सेंट्रल बैंक है उससे, आरबीआई से, कि आप इस नोट को लेके ट्रांजैक्शंस करें, इस नोट की वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि आप ये चलाइए आगे, और अगर एक किसी उसमें ये नेगोशिएबल नहीं रहता तो आप हमारे पास लेके आ जाइए। जैसे कि कोई फटे हुए नोट भी होते हैं कभी कभी, तो बैंक बोलता है कि हमारे पास ले आइए, हम चेंज कर देंगे। दिस इज़ अ रीज़न कि ये बेरर नोट जो है वो डिसअलाउड है, क्योंकि हर बंदा फिर अपना नाम लिख के एक दूसरे को प्रॉमिस करेगा और आगे चलाता रहेगा। तो ये नेगोशिएबल कभी भी नहीं हो सकता बेरर प्रॉमिसरी नोट। हमेशा ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट आपको मिलेगा, जिसके नाम पे ऑर्डर है, यानी बी ने अगर मिस्टर ए के नाम पे करा है तो सिर्फ ए ही लेके जा सकता है। अब ऐसा नहीं है इसने, किसी ने ए से चुरा लिया और फिर वो लेके जा रहा है बी के पास कि चल मुझे पैसे दे, ऐसा नहीं हो सकता। या ए ने इसको आगे नेगोशिएट कर दिया आगे और बोला कि अब तू उसको पे कर, और बेरर वाला वर्ड बोल दिया बेसिकली। तो बेरर इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड इज, अगर ए उसकी एंडोर्समेंट फर्दर करता है तो ए खुद नाम लिख के भेजता है उसका, तब हो सकता है, तब नेगोशिएट हो सकता है, बट बेरर नहीं चलेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था। अब हम अपनी ड्यू डेट की कैलकुलेशन पे आते हैं। नोट नंबर 3 डालना, और इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट देखेंगे। ड्यू डेट निकलती कैसे है? जितना भी क्रेडिट पीरियड उस बंदे ने अलाउ करा है 3 मंथ्स, वो आप ग्रेस पीरियड ऐड करके, अभी आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है या एट साइट है। एट साइट मतलब डिमांड। अगर वर्ड लिखा है एट साइट तो उसका मतलब होता है डिमांड, लेकिन आफ्टर साइट लिखा है तो उसका मतलब एक्सेप्टेंस डेट, उसके बाद से। एंड आफ्टर डेट होता है तो उसका मतलब होता है बिल डेट के बाद से, जो ड्रॉर ने बिल में डेट डाली है उसके बाद। ठीक है। रूल्स कुछ ऐसे हैं, जब तक क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि आप 3 दिन लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा 4 दिन तो 4 दिन लीजिए, क्वेश्चन ने कहा नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, एट साइड कुछ नहीं बोलता तो आप पहली बात तो टाइम इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, और टाइम इंस्ट्रूमेंट में भी आप मानेंगे कि ये आफ्टर डेट का क्वेश्चन है हमेशा, जब तक कुछ ना बोलो। अगर क्वेश्चन बोला आफ्टर साइड तो फिर आफ्टर साइड लीजिए। आपको ये पता है आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट में ग्रेस पीरियड ऐड होता है, whereas एट साइट यानी डिमांड के केस में ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन ने बोला आफ्टर डेट तो ग्रेस पीरियड ऐड कीजिए, कितना कीजिए? 3 दिन, जब तक वो ये नहीं बोलता 4 दिन, जब तक वो ये नहीं बोलता कुछ नहीं ऐड करना। मतलब आफ्टर डेट में भी ग्रेस ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन बोलता है तो। लेकिन जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो 3 दिन अपने आप ऐड करके चलने हैं। आफ्टर साइट में भी यही करना है, लेकिन एट साइट अगर बोल दिया तो एट साइट में कोई ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करना है। नो ग्रेस पीरियड इफ इट इज़ अ बिल ऑन डिमांड और बिल एट साइट। प्रॉमिसरी नोट भी यही है। ठीक है। दिस इज अ रीजन चेक्स डू नॉट हैव ग्रेस पीरियड एज दे आर ऑलवेज ऑन डिमांड। सो कोई डेट ही, कोई पीरियड ही नहीं होता उसमें, तो ग्रेस किस में ऐड करेंगे? और जब बंदा मांगने आएगा तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ हमें 3 दिन और दीजिए, हमारे बैंक के पास पैसे नहीं आए, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाइए यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर साइट का मतलब मैंने आपको बता रखा है एक्सेप्टेंस डेट। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है कि मंथ वाइज जो कैलकुलेशन है, जैसे कि मेरी डेट है 29/1/17, 2 मंथ अगर मैं इससे काउंट करूं तो फेबररी एंड मार्च, डेट को मैं ऐसे ही उतारूंगा
एंड ये मेरी 17 तारीख हो गई। क्योंकि आफ्टर डेट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हम ग्रेस ऐड करेंगे ही करेंगे। और 3 दिन ऐड करें तो हम 30, 31 एंड 1, तो 1/4/2017। इसको प्लीज़ मार्क कर लेना, इसमें नीचे पॉइंट मुझे लिखवाना है अभी ये वाला केस। तो इसमें ड्यू डेट लॉजिकली होनी चाहिए ये 3 दिन ऐड करके। बट एक और रूल है कि अगर मेरी पब्लिक हॉलीडे आती है तो उस दिन मैं एक दिन पहले की डेट ले लूँगा। अगर मेरी ड्यू डेट जो निकल के आई है वो मैं बाय चांस आपको ये पहले ही बता दूं कि ये पब्लिक हॉलीडे है, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 31/3/17, एक दिन पहले। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। पहला तो मैंने आपको बताया कि मंथ से कैलकुलेशन कैसे होती है, एंड पब्लिक हॉलीडे में क्या रूल लगता है। पब्लिक हॉलीडे मतलब बेसिकली साल की शुरुआत में कैलेंडर छप जाता है, तो मुझे हॉलीडेज पता होती हैं कि कौन कौन सी हॉलीडेज जो है मेरी पब्लिकली डिक्लेयर्ड हॉलीडेज है। ये क्या हॉलीडेज होती हैं? प्री डिटरमाइंड हॉलीडेज होती हैं, पहले से डिक्लेयर्ड होती हैं, कि जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली। ऐसे ही लिख लीजिए जैसे कि 1 अप्रैल जो है वो मेरी क्या होती है? बैंक हॉलीडे होती है। 30 सितंबर, इस दिन हमारा हाफ ईयर पूरा होता है, तो हम यहाँ पे बैंक हॉलीडे लेते हैं, तो ये बैंक हॉलीडे है। ऐसी 1 अप्रैल को मेरी बैंक हॉलीडे होती है। 31 तारीख को हमारा साल पूरा होता है, 31 मार्च को। तो इस दिन हम क्या करते हैं, हम बैंक हॉलीडे होती है इस दिन। तो ये पब्लिक हॉलीडे हमें पहले से पता है, इस दिन बैंक बंद होंगे या फिर जो पूरे बिजनेसेस बंद होंगे। तो अगर यही बंद है तो उस दिन पेमेंट कैसे कर पाओगे आप? तो एक दिन पहले करो। एक दिन पहले क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है छुट्टी आने वाली है, तो 1 डे बिफोर दैट। तो अगर आपकी डेट उस दिन पड़ रही है तो आप एक दिन पहले करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड हॉलीडेज हैं। बट अगर इमरजेंसी का केस आ जाता है, इमरजेंसी का केस मतलब अनडिक्लेयर्ड हॉलीडेज, ये हॉलीडेज पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी कि आज बैंक बंद रहेगा, तो ये आपको नहीं पता है। मान लीजिए एक और केस लेते हैं हम यहाँ पे, कि 29/1/2017, इसमें क्या करा हमने? 2 मंथ्स आफ्टर डेट, वही वाला केस, 3 मंथ आफ्टर डेट। तो आंसर आया मेरे पास 2, 3, 4, 29/4/2017। इसमें 3 डेज ऐड करेंगे तो 30, 1, 2, 2/5/2017, ये मेरी डेट आई। गवर्नमेंट ने इसको 1-2 दिन पहले क्या कर दिया? हॉलीडे डिक्लेयर कर दी कि इस दिन बैंक बंद रहेंगे, या फिर कोई भी छुट्टी रख दी, कर्फ्यू लग गया, कुछ भी है। तो उस दिन हम क्या करेंगे? 3/5/2017 को लेंगे। मतलब अगर इमरजेंसी की हॉलीडेज है जो पहले से डिटरमाइंड नहीं है, इस केस में हम ड्यू डेट क्या लेंगे? नेक्स्ट डे टू ड्यू डेट। अभी फाइनल ड्यू डेट मेरी क्या हो जाएगी? जो नॉर्मल ड्यू डेट निकली है उससे नेक्स्ट डे। ठीक है। 7th रूल क्या कहता है कि अगर स्पेसिफिक डेट हमने बिल पे ही लिख दी तो फिर वही ड्यू डेट है। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि रिस्क मत लेना, चेक कर लेना क्या कि ये भी पब्लिक हॉलीडे है। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया कि इट विल बी पेड ऑन 4/7/2017, तो इस केस में यही क्या हो जाएगी? ड्यू डेट। कोई ग्रेस व्रेस ऐड नहीं करना, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेट है। इफ इट इज स्पेसिफिक डेट, ड्यू डेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक डेट ओनली। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि 15 अगस्त 2017, पहली बात तो रियल लाइफ में ऐसा मिलेगा ही नहीं, कौन बंदा है जो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन आपको ड्यू डेट देगा। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने दे दी, तो ये 15 अगस्त बेसिकली मेरी क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। तो उस केस में मैं आंसर क्या लिख के आऊँगा? 15/8/17। भले ही वो स्पेसिफिक डेट लिखी है, बट मैं ये लिख के आऊँगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आफ्टर एट साइट वाला है, एट साइट वाले में क्या हुआ? बिल बना 1/1/17 को, उसको हमने प्रेजेंट करा है 20/1/17 को, तो ड्यू डेट यही हो जाएगी, बिकॉज इट इज ऑन डिमांड एंड देयरफॉर देयर इज नो ग्रेस, देयर इज नो टाइम पीरियड। एक और चीज बता दूं छोटी सी, जिससे कि सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, वो ये है कि मान लीजिए ये डेट है, तो लॉजिकली देखो तो 29/2/2017 आनी चाहिए, बट ये डेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अगर 16 होता तो एग्जिस्ट करती, क्योंकि 16 जो है दो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है, तो उसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगी। 2012 हो गया जैसे, वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 2000 है, कभी भी नहीं समझ में आया तो ये याद कर लेना, 2000 जो था वो लीप ईयर था, और उसके 4-4 साल के गैप के बीच में लीप ईयर आता है। तो इस दिन क्या होंगे? 29 तारीख एग्जिस्ट करेगी, बट यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में आप लास्ट डे ऑफ दैट मंथ लेंगे। तो क्योंकि हम मंथ वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 28, ये 17, इसमें आप 3 दिन ऐड करेंगे, तो हमारा 1 अप्रैल, 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, तो 3, 3,
ये मेरी डेट आनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको इसकी समरी दूं तो इसकी समरी ये है, सबसे पहले बिल दो तरह के हैं, टाइम एंड डिमांड। डिमांड में बेसिकली देर इज नो ग्रेस, इसे बोलते हैं हम एट साइड, और अगर वो है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट तो इनमें ग्रेस ऐड तो होगा, बट यहाँ पे जो मंथ कैलकुलेशन होगी वो बिल डेट से होगी, एंड यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगी वो एक्सेप्टेंस डेट से होगी। क्वेश्चन ने अगर बोल दिया ग्रेस, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था ग्रेस 3 डेज लेना है, लेकिन ना क्वेश्चन ने बोल दिया 4 डेज, 0 डेज, 10 डेज लेना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर लेना है, एंड अगर इमरजेंसी का केस है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो जीओआई ने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी की केस, तो इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे लेंगे, क्योंकि यार बेचारे को नहीं पता था कि पेमेंट के वाले दिन ही बैंक बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर हमारे तीनों इवेंट पूरे हो जाएंगे, तो फिर हम जनरल एंट्रीज पे चलेंगे और फिर एडवांस टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला केस है हमारा कि बिल जो ड्रॉ हुआ, ड्रॉ किसने करा है, ड्रॉर ने यानी सप्लायर ने, एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉई, एंड पेबल कब है, 30 डेज आफ्टर, ये डेज में कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले हम पहले केस को सॉल्व करते हैं। मेरे लिए रेलेवेंट क्या है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हम क्या लेंगे, आफ्टर डेट, ये अजम्पशन थी हमारी, आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ बिल रेलेवेंट है, एक्सेप्टेंस की डेट रेलेवेंट नहीं है, तो 29 डेज यहाँ से काउंट होंगे, 29/1/2012। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, मुझे पता है जनवरी का महीना 31 का महीना होता है, अब मुझे सिर्फ लेने हैं 30 दिन, तो बेसिकली अगर मैं 31 दिन ऐड करता हूँ पूरे, तो नेक्स्ट डेट आनी चाहिए ये नेक्स्ट उसमें मंथ में, लेकिन क्योंकि 30 दिन करने हैं सिर्फ, तो डेट क्या होगी, 28/1/2012। ठीक है, इसमें हम 3 दिन ऐड करेंगे, ग्रेस ऐड करना है क्योंकि आफ्टर डेट है तो ग्रेस तो ऐड हो गई, और क्वेश्चन ने कोई नहीं बोला कि ग्रेस नहीं ऐड करना, तो हम तो अपनी तरफ से ऐड करेंगे ही। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, 29 होगी, क्योंकि 12 12 जो है वो पूरा 4 से डिवाइड होता है, तो 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगी, फिर 1 मार्च एंड 2 मार्च, तो आंसर आना चाहिए 2/3/2012। इसमें क्या है, मंथ वाइज है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा आफ्टर डेट ही लेंगे और ग्रेस भी ऐड करेंगे ही। आफ्टर डेट है तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस डेट रेलेवेंट नहीं है, बिल की डेट रेलेवेंट है। अब देखो मंथ में कैसे कैलकुलेशन करनी है, 29/1/2012, 2 मंथ है तो फरवरी मार्च, 29 ऐसे ही उतारा मैंने, एंड 12 को भी ऐसे ही उतार दिया, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे, तो 30, 31, 1, तो आंसर आना चाहिए 1 अप्रैल 2012, बट समहाउ दिस इज अ पब्लिक हॉलीडे, देयरफॉर हम क्या आंसर लेंगे, 31/3/2012, तो आंसर आएगा मेरा 31/3/2012। आई होप ये क्वेश्चन आप पहले ही मेरे से सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे कि आपको मेरे साथ चलते वक्त कॉपी करने की जरूरत ना पड़े एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मंथ आफ्टर डेट, ना भी कहा होता तो हम यही लेते हैं और ग्रेस भी ऐड अप करेंगे ही, तो ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है 31/1/2012, 1 मंथ ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2012, लॉजिकली ये डेट आनी चाहिए, बट ये तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हम क्या डेट लेंगे, 29/2/2012, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 1 2 3, तो 3/3/2012, ये मेरा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 2 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट तो अगेन दिस इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज रेलिवेंट, यहाँ से आफ्टर डेट करें तो जुलाई, 12 अगस्त में 3 दिन ऐड करेंगे तो 15 अगस्त, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, तो आंसर आना चाहिए 14 अगस्त, तो आंसर होगा 14/8/2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है आफ्टर साइड, तो दिस इज रेलिवेंट, दिस इज नॉट रेलिवेंट, तो यहाँ से काउंट करेंगे, तो 2 मंथ यानी अगस्त एंड सितंबर, 27 सितंबर 2012, 3 दिन ऐड करेंगे तो सॉरी 27 सितंबर 2012, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 30 सितंबर 2012, ये पब्लिक हॉलीडे अगेन, तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा, 29/9/2012।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 1 मंथ आफ्टर साइट, तो अगेन यही रेलेवेंट है, तो यहाँ से 1 मंथ काउंट करेंगे, तो 1 मंथ आएगा मेरा 2/1/3/2012, इसमें 3 डेज काउंट ऐड करेंगे, तो ड्यू डेट मेरी आएगी 4/3/2012। एंट्री डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आफ्टर साइट है, तो यही रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, तो 28/2/2012, तो 28/2/2012 यानी 28/3/2012, यहाँ से 1 मंथ, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे, तो 29, 30 एंड 31, तो 31/3/2012 मेरा आंसर आना चाहिए। अगर एक दिन एक्स्ट्रा होता, तो अगर यहाँ पे ऐसे कि उसने बोल दिया होता 4 डेज ग्रेस डालो, तो आप क्वेश्चन ने ग्रेस अलग से मेंशन कर दिया है, तो आफ्टर साइट है, ग्रेस तो ऐड हो गई, लेकिन 4 डेज बोल दिया, तो क्वेश्चन ने 4 डेज बोल दिया, तब भी ड्यू डेट यही रहेगी, क्योंकि अगर मैं 4 डेज करता तो मेरा आंसर कितना आता है यहाँ पे आंसर आता 1/4/2012, जो कि पब्लिक हॉलीडे है, तो अगेन हम इसी पे बाउंस बैक कर जाते हैं। तो दोनों केसेस प्लीज लिख लेना, जिससे कि क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है 2 मंथ्स, 2 मंथ्स कुछ नहीं दिया नीचे, तो ये आफ्टर डेट होगा, एंड आफ्टर डेट है तो ग्रेस पीरियड तो ऐड हो गई ऑफ कोर्स, बट ये रेलेवेंट ना होके इस बार ये रेलेवेंट है। 23/11, तो 12वां महीना, एंड नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का जनवरी, तो आंसर होगा 23 जनवरी 2012, 3 दिन ऐड करेंगे तो 26 जनवरी 2012, पब्लिक हॉलीडे, देयरफॉर आंसर आना चाहिए 25/1/2012। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डिमांड का क्वेश्चन है, एंड डिमांड किस दिन करी है उन्होंने, 20/1/2012, तो आंसर क्या हो गया 20/1/2012, डायरेक्ट, नो ग्रेस नथिंग, कुछ मंथ तो वैसे ही नहीं होते इसमें, तो जब डिमांड करा था 12/1/2012 ये, लेकिन इस दिन स्पेसिफिक डेट दे दी ये, तो आंसर क्या होगा 16/3/2012। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 23/11/2011 ये डेट है, ड्यू डेट डिक्लेयर्ड हॉलीडे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना कि 2 मंथ्स आफ्टर साइट, तो 2 मंथ आफ्टर साइट, तो ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। एंड ग्रेस इस केस में लिख लेना 5 डेज, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गए, तो 5 डेज, पहली बात तो 2 मंथ करेंगे तो 2012, एंड एक करेंगे तो 25/1/2012, इसमें मैंने अलग से ऐड करा 5 दिन, तो 30/1/2012, ये मेरी ड्यू डेट आई। जो भी ड्यू डेट आएगी उसे किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, ये हॉलीडे डिक्लेयर हुई है, ये पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है, यानी ये पब्लिक हॉलीडे हमें नहीं पता, हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि ये हॉलीडे होती है कुछ ऐसा, हमें 26 जनवरी पता है बट 30 जनवरी नहीं पता। दिस इज इमरजेंसी केस, इमरजेंसी मतलब ऐसे इमरजेंसी नहीं लगेगा आपको कि हाय तबाह मच गई, बट इमरजेंसी मतलब जब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी, और गवर्नमेंट का अगर नाम आता है तो वो हमेशा अनफोर्सीन हॉलीडे होगी, विच इज़ नॉट सीन इन एडवांस, विच इज़ डिक्लेयर्ड इमीडिएटली, तो ऐसे केसेस में हम नेक्स्ट डे लेंगे, तो 31 जनवरी 2012 इस बार आपकी ड्यू डेट होगी। इस क्वेश्चन से आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, एंड ये क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, एग्जाम से एक दिन पहले सारे केसेस ऐड कर लेना, और ये वाला जो केस है खासकर ये सेपरेट केस बनाना, 1 मंथ एंड उसके बाद सेपरेट केस, एंड दोनों का आंसर क्या आएगा 31/3/2012, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड इनके रीजंस भी लिखना है ऐसा क्यों है, एक सेपरेट कॉलम यहाँ बना के कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो हम नोट 4 से स्टार्ट करेंगे। नोट 4 जो है वो आपका जनरल एंट्रीज का नोट है, इसके बाद आपके एडवांस टॉपिक आते रहेंगे, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। मैं बुक के बारे में आपको बता दूं कि मैं बुक यहाँ पे मल्टीपल बुक्स रेफर कर रहा हूँ, TS गरेवाल सर की बुक तो होगी ही, और इसके अलावा NCERT के क्वेश्चंस होंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे वेब से मिल जाएंगे, ये भी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था मैंने वेबसाइट से उठाया था किसी, and if you really want to download the notes you can download the notes from my website shivansharma.in। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।